Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु सामाजिक अध्ययन का पेपर नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको इस प्रश्न में व्याख्यात्मक हल अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन का बताऊंगा साथियों। तो जी हाँ, कोशिश होनी चाहिए कि 25 आपके क्वेश्चन सही हो जाए। टीचिंग मेथड के भी क्वेश्चन हैं और बाकी के जो आपके टॉपिक है उन्हीं में से क्वेश्चन लिए गए हैं। साथियों, सुबह 8 बजे शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधियों का शानदार पेपर आ रहा है, जिसमें जो नई शिक्षा नीति 2020 है और साथ में जो निष्ठा के जो प्रशिक्षण जो अध्यापक से संबंधित होते हैं और साथ में अन्य जो चीज़ें आकलन वगैरह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं। तो उस वीडियो को देखना नहीं भूले। लेवल 2 के लिए है साथियों ये वीडियो। तो चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। मित्रों, पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। विकल्प है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव और कर्नल जेम्स टोड। तो मित्रों, जो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा है, इसकी पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे साथियों? राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 1 में। तो मित्रों, इसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। साथियों, सर जॉन मार्शल ने 1904 में, ठीक है, 1904 में इनको जॉन मार्शल को एएसआई का निदेशक बनाया गया था। अतः प्रभारी कौन रहेंगे? सर जॉन मार्शल। विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है साथियों प्रश्न नंबर 1 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों अब प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन मित्रों, प्रश्न नंबर 2 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से और यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान होते हैं उसका पता किससे चलता है साथियों? प्रश्न नंबर 2 में राइट आंसर बताइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 2 में राइट आंसर आता है साथियों यजुर्वेद। चौथा विकल्प आपका सही है। जो यज्ञ वेद है, धनुर्वेद है, विश्वामित्र द्रोण वृक्ष, जिसे कई चीज़ों का कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद इसकी शाखाएं हैं साथियों। तो इसका पता यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है इसका पता किससे चलता है? यजुर्वेद से चलता है। आपका चौथा विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक वाणी को और सम्यक चरित्र को। तो 3 चीज़ें तो त्रिरत्न में सम्मिलित है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कि त्रिरत्न के अंतर्गत जैन धर्म में सम्मिलित नहीं की जाती है साथियों। प्रश्न नंबर 3 में राइट आंसर बताइएगा। मित्रों, त्रिरत्न जो जैन धर्म है उसमें त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक ज्ञान आता है, सम्यक दर्शन आते हैं, सम्यक चरित्र आता है, लेकिन सम्यक वाणी को त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। क्लियर है ये प्रश्न भी सभी साथियों के? तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। मित्रों, प्रश्न नंबर 4 है, महाभारत काल के पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु, पांचाल, कौशाम्बी और मत्स्य। तो जो महाभारत काल के पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ पर बिताया था? विराटनगर में बिताया था। तो इस विराटनगर की जो राजधानी है वो आपसे पूछी जा रही है साथियों। मित्रों, विराटनगर की राजधानी है मत्स्य। कौन है साथियों? मत्स्य है। यह राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है, जैसे भरतपुर, अलवर और जयपुर जिले हैं इस यहाँ पर। तो साथियों, इसकी राजधानी विराटनगर की राजधानी क्या है? मत्स्य थी। तो आधुनिक जो बेराट है वो ही। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 4 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन मित्रों, प्रश्न नंबर 5 आपके आता है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि जो मौर्य शासक अशोक ने लड़ाई लड़ी थी कलिंग नामक स्थान पर, तो वो जो कलिंग नामक स्थान है ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो मित्रों, ये जो कलिंग नामक स्थान है ये वर्तमान में ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। चौथा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 5 में। देखिए,
ये जो घटना है ये 261 अशोक के काल में 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई थी साथियों, कलिंग नामक स्थान पर। चौथा ही विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 6 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 6 है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक पूछा है साथियों। प्रश्न नंबर 6 का जवाब दीजिएगा मित्रों। राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 6 में कौन सा आंसर राइट रहेगा साथियों। साथियों महाराजाधिराज की उपाधि गुप्त शासकों के अंतर्गत चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले धारण की थी। किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन मित्रों प्रश्न नंबर 7 है, ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशिष्टता थी? चोलों के, सातवाहन के, मौर्य के और कुषाण के। तो ग्रामीण स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता किसके शासनकाल की विशिष्टता थी? 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों जो चोल शासन है, चोल शासन की ये प्रमुख विशेषता थी, अतः यहाँ पर आपके प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। स्वायत्तता का मतलब स्वतंत्रता से लिया जाता है, मैं वापस बता रहा हूँ, यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 को। मित्रों प्रश्न नंबर 8 क्या आता है देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। विष्णु भक्त कहलाते थे नैनार, पाशुपत, आलवार और लिंगायत। तो विष्णु भक्त क्या कहलाते थे साथियों? मित्रों विष्णु भक्त राइट आंसर दीजिएगा इसका साथियों। रीट 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो विष्णु भक्तों को आलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आलवार। मित्रों जो वैष्णव धर्म है इसमें आस्था रखने वाले जो संत होते हैं उन संतों को ही आलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलवार कहा जाता है। देखिए जो आलवार शब्द है, इस आलवार शब्द का एक उत्पत्ति स्रोत है आलवार आंदोलन। इसका सूत्रपात पल्लव काल में हुआ था। कब हुआ था? पल्लव काल में इसका सूत्रपात हुआ था। तो विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न नंबर 8 में। चलिए आगे देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 9 को। 9वां क्वेश्चन है क्या है देखेंगे। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? कालिंजर, मारवाड़, रणथंबोर और मालवा। तो साथियों राइट आंसर प्रश्न नंबर 9 में। साथियों प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछ रहा है? शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान ये था कालिंजर के साथ में। मित्रों कालिंजर के किले पर आक्रमण करते समय दुर्घटना हो गई थी बारूद विस्फोट के कारण। 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी का निधन हो गया था। तो कालिंजर अंतिम अभियान था साथियों शेरशाह सूरी का। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 9 में। चलिए अब देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 10 को। तो 10वां क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? गैस्पर कोरिया, जामोरिन, अल्बुबर्क और डॉन अल्मदा। तो मित्रों किसके द्वारा वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया गया? साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 10 में। तो मित्रों प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर है जामोरिन के द्वारा वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया गया। मित्रों 20 मई 1498 को ये स्वागत किया गया था। तो आपका दूसरा विकल्प सही है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि ये स्वागत कब किया गया था? 20 मई 1498 को। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 11 पर। ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं मित्रों क्योंकि आपका समय ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भीमराव अंबेडकर, राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद और राधाकृष्णन। तो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, सॉरी यहाँ पर थोड़ा एक शब्द मिस हो गया है भाई, पहला तो इनमें से कोई नहीं था, लेकिन अगर हम बात करें भारतीय गवर्नर जनरल की तो ये थे साथियों राजगोपालचारी। मित्रों देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। फिर इसके बाद में इस पद को खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 11 में। यहाँ पर थोड़ा एक शब्द मिस हो गया, भारतीय शब्द। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 12।
12वां क्वेश्चन मित्रों, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। तो साथियों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? सन 1857 में। तो मतलब 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण यहाँ पर पूछा गया है साथियों। प्रश्न नंबर 12 में राइट आंसर कौन सा है? सोच समझकर आंसर दीजिएगा साथियों। देखिए, प्रश्न नंबर 12 में राइट आंसर है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। तो साथियों, यहाँ पर एक घटना हुई थी, मैं उस घटना को आपको बता दूंगा कि 1857 की जो क्रांति थी, इसके पूर्व एक घटना घटी थी सन 1856 में। तो जो अंग्रेजी सरकार थी, इन्होंने क्या किया था, जो पुराने लोहे वाली बंदूक थी उसके स्थान पर इन्होंने नई राइफल प्रयोग में लाई, और नई राइफल में जो कारतूस डाले थे उसके जो ऊपरी भाग था साथियों, उसको मुंह से काटना पड़ता था। अब ये जो अफवाह फैल गई 1857 में बंगाल में कि जो मुंह से उस कारतूस को काटते हैं तो वो चर्बी वाले कारतूस है, और वो चर्बी किसकी है? गायों की है। तो फिर यहाँ पर इसी चीज़ के लिए कि भाई चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये धर्म को भ्रष्ट करने का एक अलग ही प्रयत्न है, इसी के कारण इसको तत्कालिक कारण माना गया। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 13 को। मित्रों, प्रश्न नंबर 13 है, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, विपिन चंद्रपाल ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आनंद मठ में जो वंदे मातरम है ये किसकी रचना है साथियों? राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 13 का। तो साथियों, प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर है, उपरोक्त जो वंदे मातरम रचना है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय गीत के रूप में भी अपनाया जाता है, ये भी याद होना चाहिए। तो आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। तो 14वां क्वेश्चन, चंपारण कहाँ स्थित है? चंपारण लिखा था, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। चंपारण कहाँ स्थित है साथियों? राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में? मित्रों, प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। साथियों, चंपारण की अगर हम बात करें तो इसकी संधि भी हुई थी, याद होगा आपको ये चीज़। तो साथियों, ये चंपारण यहाँ पर राज्य की बात की जा रही है, तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है साथियों। और गांधी जी के द्वारा ही चंपारण की संधि चलाई गई थी। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, लाला लाजपत राय और श्रीमती एनी बेसेंट। तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे साथियों? प्रश्न नंबर 15 में राइट आंसर दीजिएगा साथियों। देखिए मित्रों, अगर हम बात करें कांग्रेस की संस्थापना की, तो ये A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। राइट आंसर है आपका प्रथम विकल्प साथियों। A.O. ह्यूम ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, और इन्होंने सन 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसकी अग्रदूत बनी, और इसी से ही कांग्रेस की उत्पत्ति हुई। तो आपका इसलिए प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो साथियों, प्रश्न नंबर 16 में राइट आंसर कौन सा रहेगा? मित्रों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो इसमें प्रजातांत्रिक पद्धति भी है, मूल अधिकार और कर्तव्य भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, लेकिन कई लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा जैसी बात नहीं बताई गई है। अतः तीसरा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 16 में सही है। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर साथियों। आपके प्रश्न नंबर 17 है, देखेंगे 17वें क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में संशोधन किस वर्ष में हुआ? 1975 में, 1976 में, 1978 में और 1992 में। तो ये तो क्वेश्चन ही अधूरा बन गया साथियों, क्योंकि भारतीय संविधान में तो कई बार संशोधन किया गया, लेकिन प्रश्न क्या बनाया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? तो प्रस्तावना में संशोधन बात की जा रही थी, और ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था,
वो वाला प्रश्न था साथियों। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन, ऐसा प्रश्न था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? तो साथियों ये हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। दूसरा विकल्प सही मान लिया जाएगा। अगर आप चाहो तो बिल्कुल इस क्वेश्चन पर बोनस भी आपको मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा टाइप है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। भारतीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002 और 26 सितंबर 1994। तो साथियों प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर। मित्रों देखिए, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1994 को। चौथा विकल्प सही है। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग ने इसकी स्थापना की थी साथियों, NCPCR। इसकी स्थापना मार्च 2007 में भी की गई है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ये जो है वो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण है और बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर वैसे तो आपका चौथा विकल्प सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 19 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 19 है आपका, ये देखिएगा 19वें क्वेश्चन को। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन और 46वां संशोधन। तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो साथियों ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था साथियों। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में हुआ था साथियों, याद रखना है इसको भी आपको। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 20 पर। 20वां क्वेश्चन साथियों, प्रश्न नंबर 20 क्या है? निम्न में से कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और उपयुक्त सभी। तो 2 बार लगातार की पूछा जा रहा है यहाँ पर, लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे थे साथियों? 20वें क्वेश्चन में राइट आंसर। तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। देखिए इन्होंने सन 1952 से लेकर के 57 तक और 1957 से लेकर 1962 तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। तो प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 21 या 21वें क्वेश्चन को। तो मित्रों प्रश्न नंबर 21 क्या है देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 48। राइट आंसर बताइए साथियों प्रश्न नंबर 21 में कौन सा आंसर सही रहेगा साथियों? तो देखिए प्रश्न नंबर 21 में राइट आंसर आपका है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कौन से अनुच्छेद? 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है साथियों। तो दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 21 में। चलिए अब देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 22 को। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? भू राजस्व का एकीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, आय कर का एकत्रीकरण और भू दस्तावेजों का रखरखाव। तो कौन सा कार्य कलेक्टर के द्वारा नहीं किया जाता है साथियों? देखिए प्रश्न नंबर 22 में राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आय कर का एकत्रीकरण। ये कलेक्टर का कार्य नहीं होता है, बल्कि भू राजस्व को एकत्रित करना, कानून व्यवस्था का रखरखाव करना, भू दस्तावेजों का रखरखाव करना, ये कार्य कलेक्टर को दिए जाते हैं, उनके द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। लेकिन आयकर का एकत्रीकरण इनके द्वारा नहीं किया जाता है साथियों। तो अतः आपका प्रश्न नंबर 22 में तीसरा विकल्प सही है। चलिए अब देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 23 को। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात होते हैं, मौसम बदलता है, वर्षा होती है और इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी जब अपनी ही धुरी पर घूमती है साथियों, तो इसके कारण क्या होता है? दिन रात बनते हैं। क्या होता है इसके कारण? दिन रात बनते हैं। प्रथम विकल्प आपका सही है 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वर्षा को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए,
वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए और समुद्र के स्तर को मापने के लिए। तो साथियों बैरोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? मित्रों बैरोमीटर का प्रयोग होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कि वायुमंडल का दाब कितना है, इसके लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 25 को। 25वां क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 5 जून को, 22 अप्रैल को, 22 मार्च को और 16 दिसंबर को। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? मित्रों अगर हम बात करें पृथ्वी दिवस की तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष की 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें साथियों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की तो ये 22 मई को मनाया जाता है साथियों। यहाँ आपका सेकंड विकल्प सही है 25 में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 26। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी है मूल्यांकन के लिए, आनुभविक साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए और उपयुक्त सभी के लिए। तो मित्रों सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण की बात पूछी जा रही है। तो क्षेत्रीय भ्रमण का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं होता है बल्कि आनुभविक साक्ष्य के लिए होता है कि बच्चे खुद जाकर के उस चीज़ का अनुभव करके उनको साक्ष्यों को इकट्ठा करें। दूसरा विकल्प आपका 26 में राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। शिक्षण प्रक्रिया के छात्र है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों छात्र होता है आश्रित चर, स्वतंत्र होता है शिक्षक, स्वतंत्र चर कौन होता है? शिक्षक होता है। और मध्यस्थ चर कौन होता है? पाठ्यक्रम होता है साथियों। तो इस प्रकार आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है दूरदर्शन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो टेप और टेप रिकॉर्डर। तो मित्रों दूरदर्शन भी श्रव्य दृश्य है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दृश्य श्रव्य है, वीडियो टेप भी दृश्य श्रव्य है, लेकिन टेप रिकॉर्डर सिर्फ और सिर्फ श्रव्य सामग्री है, दृश्य नहीं है। अतः आपका यहाँ चौथा विकल्प सही है 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 साथियों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति और सभी। तो कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित कर रहे हो आप, उसके लिए ज्ञान हो, कुशलता हो, अभिव्यक्ति हो, सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। विकल्प नंबर 4 सही है 29 में। अब अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। प्रश्न नंबर 30 है, शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? परियोजना का आकलन, पाठ के अंत का आकलन, सत्र के समाप्त होने पर आकलन और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आकलन। तो संकल्पनात्मक आकलन को योगात्मक आकलन भी कहा जाता है जो कि सत्र के समाप्त होने पर किया जाता है। तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 30 में। तो ये 30 क्वेश्चन आज के पूरे हो चुके हैं। 8 बजे वाला वीडियो अवश्य देखिएगा साथियों, बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।